हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यूर यूट्यूब चैनल एम के लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। हम इससे पहले सिविल प्रोसीजर कोड की सीरीज़ को पढ़ रहे थे। इसके साथ ही हमें एक और इम्पोर्टेंट एक्ट को भी पढ़ना चाहिए, वो है लिमिटेशन एक्ट 1963। अगर आप कहीं पे एक अधिवक्ता हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशंस में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। लिमिटेशन पीरियड का बहुत अहम रोल होता है किसी भी न्यायिक कार्रवाई में। देखिए, लिमिटेशन बाय नेम इटसेल्फ इट इज अ रिस्ट्रिक्शन। ये एक टाइम फ्रेम दिया होता है। तो आज हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट 1963 की, और आज हम उसके बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, अगर बेसिक्स एक बार समझ में आ जाते हैं, उसके बाद हम फर्दर इसको स्टडी करेंगे। ये बहुत ही इजी वेयर एक्ट है, जिसको आप बहुत जल्दी वो कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करते रहें। और अगर आपके कोई भी डाउट है या आपको कोई नया किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके भी बताएं। विदाउट डिले हम आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ लैटिन मैक्सिम शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ लैटिन मैक्सिम शेयर करना चाहता हूँ। नीमो डेट बिस वेक्सारी प्रो उना इट एडिम कोशा इंट्रस्ट रिपब्लिके ut sit finis litium and vigilantibus non dormantibus jura subvenient। ये लैटिन मैक्सिम्स है। अगर आपको ध्यान हो, सिविल प्रोसीजर कोड के जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमने रेस जुडिकाटा को जो स्टडी किया था, सेक्शन 11 को, उसमें भी हमने इनके बारे में पढ़ा था। ये बिल्कुल आपका जो नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस है, ये उसको दर्शाती हैं। अब इनके मीनिंग को देखते हैं। पहले वाले जो नीमो डेट बिस वैक्सारी प्रो उना इट इडिम कोशा है, इसका मतलब होता है कि नो मैन शुड बी वैक्स ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। देखिए, ये एक प्रिंसिपल है किसी भी नेचुरल जस्टिस का, कि जो होना चाहिए न्याय संगत यही है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी एक कार्य के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता। दो बार उसे परेशान नहीं करते आप एक कर सकते आप एक ही कॉज ऑफ एक्शन के लिए। दूसरा है इंटरेस्ट रिपब्लिके उट सिट फिनिस लिटियम। इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू द लिटिगेशन। देखिए, हर मुकदमे का अंत होना चाहिए। ये आपके स्टेट का इंटरेस्ट होना चाहिए कि हर मुकदमा अपने अंत पर आए, हर झगड़ा खत्म होना चाहिए। अगर झगड़े चलते ही रहेंगे तो कभी उनका एंड आएगा ही नहीं। इसीलिए हम सिविल प्रोसीजर कोड में आप देखते हैं रेस जुडिकाटा की बात करते हैं, रेस सबजुडाइस, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सबजुडाइस की बात करते हैं। ये सब प्रिंसिपल्स इसीलिए लाए गए हैं कि हर एक मुकदमे को खत्म होना चाहिए, कोर्ट जो डिसीजन दे दे उसको माना जाना चाहिए। अगर आपने सिविल प्रोसीजर कोड के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट का। आप वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी डेफिनेशन है विजिलेंटिबस नॉन डोमिनेंटिबस ज्यूरा सबवेनिएंट। देखिए, ये क्या कहती है कि लॉ विल असिस्ट ओनली दोज हु आर विजिलेंट विद देयर राइट। आप वैसे भी सुनते आए हैं बचपन से कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद कर सकते हैं। अगर आप खुद की मदद खुद से नहीं कर सकते तो भगवान भी आपकी मदद नहीं करते। यही बात कानून के साथ है। कानून भी उसी की मदद करता है जो अपने अधिकारों के बारे में विजिलेंट है, जागरूक है अपने अधिकारों को लेकर। जो अपने अधिकारों को लेकर सोता रहता है, अपने अधिकारों का जिसको पता ही नहीं है, लाइबिलिटीज का पता ही नहीं है, भगवान कानून भी उसकी मदद नहीं करता। और इन्हीं के बेस पे एक लिमिटेशन एक्ट बना था। लिमिटेशन एक्ट इसीलिए था कि ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना आपका कोई 60-70 साल पहले का कोई ऐसा कॉज ऑफ एक्शन था, कोई ऑफेंस हुआ था, उसकी पनिशमेंट आप आज देना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? हर एक लॉ का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव अगर मैं बात करूं, इसका ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम विद इन विच ए पर्सन कैन फाइल ए सूट इन कोर्ट। देखिए, इसने एक डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट बनाई है कि मान लीजिए कोई आपका मूवेबल प्रॉपर्टी का कोई ऐसा झगड़ा है, तो उसको आप कितने टाइम तक कोर्ट में लेके जा सकते हैं, उसके बाद कोर्ट आपको नहीं सुनेगा। ठीक है,
इफ सच लॉ आर नॉट इनेक्टेड देन इट विल लीड नेवर एंडिंग लिटिगेशन। देखिए होगा क्या, हमारे भारत की न्यायिक व्यवस्था में आप देखेंगे कि भारतीय न्यायालयों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। आज भी हमारे न्यायालय और जितने हमारे जजेस अवेलेबल हैं, वो इन कंपैरिजन टू केसेस बहुत कम है। अगर ये एक्ट नहीं होगा, लिमिटेशन एक्ट होगा ही नहीं, तो मुकदमे ख़त्म होंगे ही नहीं। कोई 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, 30 साल पुराना झगड़ा है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके, इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके पैसों का लेन देन है, आपने आज फिर केस कर दिया, 20 साल बाद केस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ लिमिटेशन पीरियड लगा दिया गया है कि आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए। अगर आपको आपके अधिकारों का पता है तो ये आपके कानून आपकी मदद करेगा। देखिए ये एक्ट 1963 में आया था। एक्ट नंबर 36 है ये 1963 का। देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आप इसको देखेंगे तो जो इसकी मेन बॉडी है वो 32 सेक्शन है उसमें, और इसके साथ एक स्केड्यूल दिया गया है। एंड दिस स्केड्यूल कंटेनिंग 137 आर्टिकल्स, 137 आर्टिकल दिए गए हैं स्केड्यूल में, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से केसेस होंगे और उनमें कितना कितना लिमिटेशन पीरियड होगा। और सेक्शन 32 में बताया गया है कि बार टू लिमिटेशन क्या होगा, कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन कैसे डलेगी, किस तरह से हम कंप्यूटेशन ऑफ द लिमिटेशन पीरियड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मान लीजिए अभी कोई डिसेबल है, माइनर है, आपने उसको 3 साल का टाइम दे दिया, वो लड़का है ही 12 साल का, तो वो तो केस नहीं कर सकता। तो उसका लिमिटेशन कब से स्टार्ट होगा, एज पर सेक्शन 6, जब उसके लिए डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी। ये सेक्शन 6 में दे रखा है, इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि सेक्शंस आपको ये बताते हैं कि उसका लिमिटेशंस कैसे कैलकुलेट होगा, कब से वो कंप्यूट किया जाएगा। और 137 आर्टिकल्स में डिफरेंट सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में दे रखा है कि किस सूट के लिए कितना लिमिटेशन पीरियड दिया गया है। सेक्शंस को भी डिवाइड किया गया है 5 पार्ट्स में। और जो 137 आर्टिकल है इसको 3 डिवीजन में बांटा गया है, सूट्स, आपका अपील एंड एप्लीकेशंस। सूट्स का फर्दर डिवीजन है, एप्लीकेशन का फर्दर है, वो हम फर्दर बात करेंगे। एक बेसिक आपको आइडिया मिल गया होगा लिमिटेशन एक्ट का। देखिए कभी भी जब बेर एक्ट पढ़ते हैं तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो स्टार्टिंग से उसको मगअप करना स्टार्ट कर देते हैं। वो एक बार उसको रट तो लेते हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो फिर से उसको भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको लॉ को लॉजिक के साथ समझना है। देखिए लॉजिक में ही लॉ है। अब आप लॉजिकली जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे प्रैक्टिकली एस्पेक्ट के साथ इसको जोड़ते जाएंगे तो आपको लगेगा कि तो बहुत ईजी था। तो आगे चलते हैं। अभी हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखिए हिस्ट्री अगर बात करें तो पहला जो लॉ कमीशन इंडिया में बना था वो 1834 में, 1834 में बना था, और लॉर्ड मैकॉले उसका हेड था। उसी ने भारत की न्यायिक व्यवस्था में बहुत सारी फेरबदल किए थे। तो जो पहला लिमिटेशन कोड बना वो 1862 में बना था। उससे पहले भारत में कोई भी लिमिटेशन पीरियड नहीं था। और हिंदू जूरिस्प्रूडेंस की अगर हम बात करें तो हमारे हिंदू जूरिस्प्रूडेंस में कोई भी लिमिटेशन लॉ की बात नहीं कही गई है। हालांकि स्मृति राइटर्स ने इसके बारे में कई जगह पे जिक्र किया है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि बहुत बार अमेंड किया गया, 1871, 1877 और 1908 में भी इसको अमेंड किया गया। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1963 जो प्रेजेंट लिमिटेशन एक्ट है ये पास किया। और ये कब से इफेक्टिव हुआ, इट केम इनटू द फोर्स फ्रॉम 1 जनवरी 1964। अभी क्वेश्चन आता है ये कैसे बना था। देखिए जो इंडिपेंडेंट इंडिया का लॉ कमीशन था उसकी थर्ड रिपोर्ट से, थर्ड रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस दी गई थी उन्हीं के आधार पर लिमिटेशन एक्ट 1963 बनाया गया था। तो आपको इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता लग गया है। अभी नेचर ऑफ लॉ की बात करते हैं। जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है, इट इज़ ए प्रोसीजरल एंड एडजेक्टिव लॉ। अब प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, देखिए हमने बात की थी पहले भी पुराने वीडियोस में जो सीपीसी के थे कि देर आर टू काइंड्स ऑफ लॉ। एक आपका सब्सटेंटिव लॉ होता है, एक आपका प्रोसीजरल लॉ होता है। सब्सटेंटिव लॉ कौन सा होता है, जो आपके लीगल राइट्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटी को डिटरमाइन करता है। ये सिर्फ डिटरमाइन करता है, लेकिन उनको दिलाता कौन है, सब्सटेंटिव लॉ को जो मोशन में लेकर आता है, उन लीगल राइट्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज को जो इम्प्लीमेंट कराता है। आपके राइट्स आपको दिलवाता है, आपकी ड्यूटीज आपसे कराता है, आपको आपकी लाइबिलिटीज बताता है। उसका पूरा सब्सटेंटिव लॉ का पूरा प्रोसीजर प्रोसीजरल लॉ में होता है। तो लिमिटेशन एक्ट इज आल्सो ए प्रोसीजरल लॉ।
ये एग्जॉस्टिव भी है अपने आप में, जिन मैटर्स को डील करता है उनके लिए ये कंप्लीटली एग्जॉस्टिव है। अभी हम बात कर लेते हैं, इसमें टोटल 32 सेक्शन है, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 32 तक। अब हमने बात की थी कि ये 32 सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं 5 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए? 5 पार्ट्स में। ये पांचों पार्ट्स कौन कौन से हैं? इन पांचों पार्ट्स का क्या क्या रिलेशन है वो देखते हैं। सबसे पहला वाला पार्ट है प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक, सेक्शन 1 एंड 2। हर एक बेर एक्ट में आप देखेंगे प्रिलिमिनरी में क्या रहता है। सेक्शन 1 होगा आपका शॉर्ट, टाइटल एंड एक्सटेंट, और आपका सेक्शन 2 होगा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मैक्सिमम बेर एक्ट्स में आपको यही मिलेगा। पार्ट 2 की बात करें, लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील एंड एप्लीकेशंस। जो किसी भी सूट्स, अपील और एप्लीकेशंस की लिमिटेशन है वो सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 11 तक ये आपको बताता है। फिर कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लिमिटेशन पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है, वो सेक्शन 12 से सेक्शन 24 में दिया गया है। फिर एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप बाय पोजेशन, ये आपका सेक्शन 25 से सेक्शन 27 तक दिया गया है। और जो बाकी चीज़ें बच गई मिसलेनियस, वो सेक्शन 28 से सेक्शन 32 पार्ट 5 में दी गई। एक इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए, जब भी आप कोई वीडियो सुनते हैं तो आप अपना हेडफोन लगा के रखिए, बेरेक्ट साथ में रखिए और इन चीज़ों को नोट करते चलिए। ये मैंने बहुत इजी वे में आपके लिए अलग से बनाई है, जिससे आप इसको इजी वे में नोट कर सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्केड्यूल की। स्केड्यूल, इसमें एक स्केड्यूल दिया गया है जो आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात करता है। आपकी लिमिटेशन की जो अवधि दी गई है वो इसमें दी गई है। इसको हमने बात की थी, इसे 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी 3 डिवीजन है? डिवीजन 1 है जिसमें आर्टिकल 1 से आर्टिकल 113 तक दिया गया है। डिवीजन 2 में 114 से 117 तक दिया गया है। और 3 में दिया गया है 118 से 137 तक। देखिए, टोटल 137 थे। डिवीजन 1 में 1 से लेकर 113, डिवीजन 2 में 114 से 117 और डिवीजन 3 में 118 से 137। आप इसको बेसिक तरीके से समझने लगे। वैसे 137 याद करने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर इसको हम डिवीजन के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये काफ़ी ईजी रहेगा। अभी डिवीजन 1 जो है ये किससे रिलेटेड है? सूट से रिलेटेड है। डिवीजन 2 किससे रिलेटेड है? अपील से है। और डिवीजन 3 आपकी एप्लीकेशंस पे है। देखिए, हम कोर्ट में क्या करते हैं, सूट्स लेके जाते हैं, उनके अगेंस्ट में अपील करते हैं या कोई एप्लीकेशंस देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं तीनों चीज़ों को कि डिफरेंट डिफरेंट लिमिटेशन पीरियड को इस तरह से डिफाइन कर दिया गया है। मुकदमे ज़्यादा हैं, अपील के कम है, एप्लीकेशन के भी कम है। ठीक है, अभी सूट्स वाले को जो है उसको फर्दर डिवाइड किया गया 10 पार्ट में, पार्ट 1 से पार्ट 10 तक। अपील्स को डिवाइड नहीं किया गया है। एप्लीकेशन को फिर डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये इसके स्केड्यूल का एक हमने सेग्रीगेशन बनाया कि वो कैसे कैसे डिवाइड है। अभी हम बात करते हैं डिवीजन 1 की। ये आर्टिकल 1 से लेके 113 तक की बात करता है। इनका डिवीजन कैसे? हमने बात की थी इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये 10 पार्ट कौन सा? पहले हम 5 पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है ये सूट्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स, अकाउंट से रिलेटेड जो है वो फर्स्ट पार्ट में आएंगे। सेकंड पार्ट में आएंगे सूट्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। आप इसको ऐसे याद रखिए, पहले अकाउंट्स आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, फिर डिक्लेरेशन आएंगे। फिर सूट्स रिलेटिंग टू डिक्री एंड इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट 4 में। पार्ट 5 आएगा सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप देखेंगे अकाउंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लेरेशन, डिक्री एंड इंस्ट्रूमेंट और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये एक अल्फाबेटिकल वे में आ रहे हैं। अभी देखते हैं हम पार्ट 6, 7, 8, 9 और 10। अभी जो पार्ट 6 है डिवीजन 1 का, ये किसके बारे में बात कर रहा है? यहाँ पे ये बात करता है आपके रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी। पार्ट 7 बात करता है सूट्स रिलेटेड टू टोर्ट्स। पार्ट 8 बात करता है ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टी। और 9 आपका बात करता है मिसलेनियस मैटर्स। और 10 आपका बात करेगा सूट्स फॉर विच देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। आप देखेंगे अप टू 8 तक ये बिल्कुल आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है,
हाँ, 9 में क्या आ जाता है कि 9 में मिसलेनियस मैटर्स आ गए, और 10 में आ गया कि सूट फॉर विच देर इज नो प्रेस्क्राइब पीरियड। ऐसे सूट जिनके लिए कोई प्रेस्क्राइब पीरियड नहीं है वो आपके पार्ट 10 में डाल दिए गए हैं। तो यहाँ आपने आर्टिकल 1 से 113 तक देखा, इनको हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। आप पहले एक बार इसका बाइफरकेशन देख लीजिए किस तरह से हमने इसको डिवाइड किया है। अभी हम बात करते हैं डिवीजन 2 अपील्स। इसको डिवाइड नहीं किया गया है, ये आर्टिकल 114 से 117 तक रहता है। और अगर डिवीजन 3 की मैं बात करूं, जो स्केड्यूल है उसमें डिवीजन 3 में जो डिवीजन है वो आर्टिकल 118 से 137 तक दिया गया है, और ये एप्लीकेशंस की बात करता है। ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड 2। पार्ट 1 जो डील करता है वो आपका डील करता है एप्लीकेशंस इन स्पेसिफाइड केसेस, और पार्ट 2 है अदर एप्लीकेशंस के बारे में करता है, ये एप्लीकेशंस के बारे में बताता है। पार्ट 1 स्पेसिफाइड केसेस की बताएगा और अदर एप्लीकेशंस के बारे में पार्ट 2 बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक हम लोगों ने लिमिटेशन एक्ट के बेसिक्स को समझा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लिमिटेशन एक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नेचर क्या है, और इसका डिवीजन कैसे किया गया सेक्शंस का और शेड्यूल में आर्टिकल्स का। ये अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आपका फर्दर एक्ट पढ़ना बहुत ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको सेक्शन वाइज स्टडी करेंगे, एंड आई होप ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 वीडियोज़ में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, इसे लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, गुड डे।